हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैमरू अकेडमी में। तो और आप पिछली क्लास के अंदर अपने बात की थी खाद्य रंग के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपने देख लिया होगा, खाद्य संरक्षक फूड प्रिजर्वेटिव्स। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। और इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जरूर फॉलो करना। और इसकी जो पीडीएफ है क्लास की वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खाद्य परिरक्षक। परिरक्षक यानी फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या होते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव्स, इसके बारे में बात करते हैं फिर। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? जो भोजन को खराब होने से बचाते हैं या उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। खराब होने से बचाते हैं, जो यानी उसको रोटिंग होने से बचाते हैं, या ये कह सकते हैं कि सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। सेल्फ लाइफ क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अब बात करें अगर अपने खाद्य परीक्षकों की, तो खाद्य परीक्षक में कुछ एक इम्पोर्टेंट जो होती है वो गुण होने चाहिए। जो खाद्य परीक्षक का पहला गुण जो आता है, पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो ये होती है कि लंबे समय तक प्रभावी होना चाहिए, लॉन्ग टाइम इफेक्टिव होना चाहिए। लंबे समय प्रभावी, पहला जो इसके अंदर आता है वो यही आता है कि ये लंबे समय तक प्रभावी होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो ये आता है कि थोड़ी मात्रा में प्रभावी हो, यानी स्मॉल क्वांटिटी जो होती है वो इनफ होनी चाहिए किसी भी फूड प्रिजर्वेटिव की। थर्ड इसके अंदर जो आता है वो आता है कि ये जो है वो स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी टेस्ट जो होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, स्वाद में प्रभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद में ये आता है कि जो फूड कलर्स अपने यूज कर रहे हैं उसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी कोई बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारी हेल्थ के ऊपर। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक फूड प्रिजर्वेटिव या खाद्य संरक्षक में होनी चाहिए। अब आते हैं बात वर्गीकरण की। इसकी बात आती है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स। कैसे होता है? देखो, वर्गीकरण दो आधार पे किया जा सकता है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर यानी ओरिजिन के बेस पे, और सेकंड वन जो आता है वो आता है इसमें अपने कह सकते हैं संरचना के आधार पे, यानी स्ट्रक्चर के बेस पे। इसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे। उत्पत्ति के आधार पे अगर अपने बात करें तो दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आते हैं कृत्रिम। क्या आते हैं? कृत्रिम यानी सिंथेटिक। क्या आते हैं? सिंथेटिक। इसी तरह संरचना के आधार पर अगर अपने बात करें तो यहाँ भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, और दूसरा अकार्बनिक। अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक। कार्बनिक का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिक, और इसका मतलब हो गया इनऑर्गेनिक। ठीक है। अब अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें अपने, तो नेचुरल में देखो कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे तेल हो गया यानी ऑयल, या सॉल्ट हो गया, नमक, टेबल सॉल्ट जो होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा चीनी हो गया यानी शुगर हो गई। ये क्या है? नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट आते हैं कृत्रिम। तो कृत्रिम के अंदर जैसे सिरका हो गया, क्या हो गया? विनेगर जिसको बोलते हैं, या इसके अलावा हो गया अपने सॉर्बेट्स हो गए। ठीक है। और अगर अपने बात करें कार्बनिक में, तो कार्बनिक में यही सिरका हो गया, सिरका कार्बनिक ही होता है। उसके अलावा जो चीनी होती है वो भी क्या है? एक तरह से कार्बनिक है।
तेल जो होता है वो भी क्या है, कार्बन का है। एक और उदाहरण के लिए लिखते हैं सॉर्बेट्स। ये क्या होता है सॉर्बेट्स, इसके बारे में बात करेंगे अपने। और अकार्बनिक में देखिए नमक हो गया सॉल्ट, और एक हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ यूज होता है? सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है कटे हुए फ्रूट्स में, यानी कट फ्रूट्स में। कहाँ यूज होता है? कट फ्रूट्स में, यानी जो कटे हुए फल होते हैं उनको स्टोर करने के लिए काम आता है। अब बात करते हैं अपने वन बाय वन। सबसे पहले जो फूड प्रिजर्वेटिव आते हैं वो देखो कौन कौन से आते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव में दो प्रकार से अपने बात कर सकते हैं, एक की कौन से यूज होते हैं और वो किससे बने होते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है तेल और नमक, यानी ऑयल एंड सॉल्ट। तो तेल और नमक जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, उसका ध्यान रखना। ये यूज होता है अचार। तेल तो अपने पता है किसके लिए यूज होता है, पिकल जो होता है, पिकल उसके लिए। और जो नमक होता है यानी सॉल्ट होता है वो जो मुरब्बा होता है, मार्मालेड जो होता है ना, जैसे अपने एप्पल का हो गया या आंवला वगैरह जो होता है उसका मुरब्बा जो होता है, जिसको हम भाषा में मुरब्बा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मार्मालेड, वो हो गया। सेकंड इसके अंदर जो आता है वो आता है चीनी। चीनी से जो है वो मिठाइयाँ जो है वो स्टोर की जाती है, या मिठाइयों की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। कैसे? जैसे इसमें चाशनी का यूज होता है, जैसे कि रसगुल्ले हो गए, गुलाब जामुन हो गया, जो रस वाली मिठाइयाँ होती है वो हो गया। तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आएगा इसके अंदर सिरका या लैक्टिक अम्ल। सिरका यानी विनेगर की बात कर रहा है, ये सिरका या लैक्टिक अम्ल। तो सिरका कहाँ पर यूज होता है? तेल रहित अचार में। विदाउट ऑयल जो अपने पिकल बनाते हैं उसके लिए ये सिरका यूज करते हैं, वो उसको खराब होने से। देखो जो पिकल होता है वो दो तरह से बना सकते हैं अचार, दो तरह से, या तो उसमें तेल मिलाएं या उसमें तेल ना मिलाएं। अगर तेल मिला रहे हैं तो सिरका मिलाने की जरूरत नहीं होती अपने को, लेकिन अगर तेल नहीं मिला रहे हैं तो फिर क्या मिलाया जाएगा? सिरका मिलाया जाएगा। फिर आता है सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट। क्या आता है? सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट। इंग्लिश में भी नेम इसका यही रहेगा। तो सबसे पहले देखो ये सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट क्या होते हैं? ये होते हैं बेंजोइक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण। बेंजोइक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण ये होते हैं। अच्छा, ये यूज कहाँ पर होता है देखना। ये यूज होता है फ्रूट जूस हो गया, यानी फलों के रस, जैम और जेली। इन सब को प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट का। उसके बाद में आता है पैराबेन्स। क्या आते हैं? पैराबेन्स। देखो नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं पैराबेन्स। अब पैराबेन्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना। एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइड। एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइड। एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइड। और ये यूज कहाँ पर होता है ध्यान रखना। इसका जो मेन यूज होता है वो होता है टमाटर चटनी और सॉस में। टोमेटो सॉस जो होता है उसके अंदर इसका यूज होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए या उसको संरक्षित करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो वो आते हैं सोर्बेट्स। क्या आते हैं? सोर्बेट्स।
सॉर्बेट्स क्या होते हैं? सॉर्बेट्स की जो डेफिनेशन है वो ध्यान रखना। सॉर्बेट्स होते हैं सॉर्बिक अम्ल के लवण। सॉर्बिक अम्ल के लवण होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सॉर्बेट्स कहा जाता है। अच्छा, ये यूज कहाँ होते हैं? तो ध्यान रखना, सॉर्बेट्स जो है मेनली जो दूध उत्पाद होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए या उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आते हैं प्रोपियोनेट्स। क्या आते हैं? प्रोपियोनेट्स। प्रोपियोनेट्स जो होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? ध्यान देना बच्चों। पहले तो ये देखो प्रोपियोनेट्स होते क्या हैं। तो प्रोपियोनेट्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल व फेनिल एस्टर। होते क्या हैं? प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल व फेनिल एस्टर। एथिल व फेनिल एस्टर, एथिल एंड फेनिल एस्टर ऑफ प्रोपियोनिक एसिड क्या होते हैं? प्रोपियोनेट्स। अच्छा, ये यूज कहाँ पर होते हैं? ध्यान रखें ना, जो सूखे खाद्य पदार्थ होते हैं यानी ड्राई फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, पापड़ वगैरह हो गए, तो ये कहाँ पर यूज होते हैं? बिस्किट और पापड़ वगैरह में इनका यूज किया जाता है। तो ये सारे क्या हो गए? फूड प्रिजर्वेटिव्स और उनका यूज करने का तरीका भी किसका कहाँ यूज किया जाता है। और इनकी जो क्वांटिटी होती है नॉर्मली वो कितनी यूज होती है? 0.062 to 0.1%। मैंने बताया था शुरुआत में कि इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में भी ये यूजफुल होते हैं। तो इसी के साथ आपके जो फूड प्रिजर्वेटिव वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 10 है वो भी कंप्लीट हो गया है। कल से अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उनको जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।